विवेक सुन, अब नेहा की उम्र हो गई है शादी की। किसी अच्छे घर में देखभाल कर बहन की शादी की तैयारी कर। विवेक ने बोला, हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था कि नेहा का कॉलेज पूरा हो गया है, अब जल्दी से उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैंने कई जगह बात चला रखी है, देखो कोई अच्छा रिश्ता पता चलता है तो। हाँ वह तो ठीक है, लेकिन नेहा इकलौती बहन है तेरी, और तेरे पिताजी तो है नहीं, तो सारी जिम्मेदारी तेरी बनती है। देखभाल कर अच्छे घर में शादी करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी को। ऐसे घर में उसकी शादी करना जहाँ वह राज करे। हाँ माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, विवेक ने बोला। विवेक कामना देवी का बेटा था और नेहा कामना देवी की बेटी। 10 वर्ष पहले विवेक के पिताजी हार्ट अटैक से गुजर चुके थे और घर की सारी जिम्मेदारी विवेक के ऊपर आ गई। पिताजी के गुजरने के 1 वर्ष पहले ही विवेक की शादी हुई थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई। खैर, उसने जैसे तैसे जिम्मेदारी संभाल ली। विवेक के भी 2 बच्चे थे, 8 साल का बेटा और 6 साल की बेटी, और एक बहन जो अब 22 साल की थी और अब उसकी शादी खोजनी थी। वैसे तो पिताजी ने कुछ रुपए नेहा की शादी के लिए जोड़ रखे थे, और पिताजी रहते तो वह और रुपए भी जोड़ लेते, लेकिन विवेक का भी अपना परिवार था, 2 बच्चे थे, और अब तो वह स्कूल भी जाने लगे थे, तो विवेक के खुद ही काफी खर्च थे, इसलिए वह कुछ जोड़ नहीं पाता था। लेकिन विवेक को लगता था कि कुछ पैसे तो पिताजी ने जोड़ ही रखे हैं और कुछ पैसे वह इंतजाम कर ही लेगा और अच्छे से बहन की शादी कर देगा। विवेक ने अच्छे से देखभाल कर एक अच्छे घर में बहन का रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन विवेक की माताजी कामना देवी को रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था और न ही नेहा को। कामना देवी का कहना था कि अगर पिताजी होते तो क्या ऐसे घर में बेटी की शादी कर देते। लड़का कुछ खास करता नहीं है, एक दुकान है, कितना कमा लेता होगा उस दुकान से। मैं ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। तुम बहन के लिए कोई डॉक्टर या इंजीनियर लड़का खोजो। क्या कमी है हमारी बेटी में, इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, तो फिर हम समझौते वाली शादी क्यों करें। विवेक ने बोला, हाँ माँ, मुझे पता है हमारी बहन में कोई कमी नहीं, लेकिन आप तो जानती ही हो आजकल दहेज की मांग कितनी ज़्यादा है। ऊपर से डॉक्टर या इंजीनियर लड़के को देने के लिए मैं इतना सारा दहेज कहाँ से लाऊंगा। इस पर नेहा ने बोला, वाह भैया, पापा ने तो इतना कुछ मेरे लिए जोड़ा ही है, वह सब कुछ आपके हाथ में है। आप सीधा सीधा बोलिए ना कि आप खर्च ही नहीं करना चाहते, सब कुछ अपने बीवी और बच्चों के लिए बचा कर रखना चाहते हैं, मेरे हक के पैसे भी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो किसी डॉक्टर या इंजीनियर से ही शादी करनी है और किसी बड़े घर में ही शादी करनी है। मैं समझौते की जिंदगी नहीं जी सकती, जहाँ पर एक एक चीज के लिए मुझे समझौते करके चलने पड़े। मुझे यह शादी नहीं करनी। कामना देवी और नेहा अपनी अपनी बातें बोलकर चली गईं। विवेक अपनी पत्नी मनीषा की तरफ देखने लगा। मनीषा ने बोला कि अब मैं क्या बोलूँ, आपकी मम्मी और बहन बहुत तेज है, अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो मैं बुरी बन जाऊंगी। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि पिताजी ने आखिर कितने पैसे जोड़े थे, मम्मी तो सब कुछ जानती ही हैं। उतने पैसों में अगर नेहा की शादी किसी डॉक्टर या इंजीनियर से होती तो क्या आप नहीं कर देते। हमारे अपने भी तो खर्च है, 2 बच्चे हैं हमारे, पर इन्हें कुछ भी नहीं दिखता। विवेक ने बोला, कोई फायदा नहीं उनसे बहस करने का, बेटे बहू ही बुरे साबित होते हैं, इससे अच्छा कुछ भी करके नेहा की मनचाही शादी कर देते हैं। कम से कम एक जिम्मेदारी तो सर से उतरेगी। और विवेक ने काफी ज्यादा कर्ज ले लिया और एक काफी बड़े घर में एक डॉक्टर से नेहा की शादी कर दी। चिंता तो हो रही थी विवेक को अपने कर्ज की, लेकिन साथ ही साथ एक सुकून भी था कि उसने अपने जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा दी थी और अब वह चैन की सांस ले सकता था और धीरे धीरे कर्ज भी उतार देता। लेकिन विवेक और मनीषा को पता ही नहीं था कि वह किस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। शादी को 1 महीना बीता नहीं था कि होली का त्योहार आया और नेहा होली मनाने मायके आई, और फिर कामना जी की फरमाइश शुरू हो गई, सुनो पहली बार बेटी और जमाई घर आ रहे हैं, अच्छे से अच्छा इंतजाम होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी बेटी की बहुत बड़े घर में शादी हुई है, उसके ससुराल में उसकी नाक नहीं कटनी चाहिए। और पता नहीं क्या क्या फरमाइश कर दी कामना देवी ने विवेक और मनीषा से, बिना यह सोचे कि अभी उसकी शादी में इतना खर्चा किया है, अब वह फिर से इतना कुछ कैसे करेगा। खैर, नेहा और जमाई विवेक के घर आ चुके थे। विवेक और मनीषा ने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी खातिरदारी की, लेकिन फिर भी नेहा और कामना देवी को हर जगह कमियां ही दिख रही थी। फिर विवेक और मनीषा उन्हें खाना खिलाने एक रेस्टोरेंट में ले गए और नेहा घर आकर माँ से बोल रही थी, देखा विवेक भैया ने क्या किया, हमारे ससुराल में 5 स्टार से कम में तो हम कहीं जाते ही नहीं, और विवेक भैया एक साधारण से रेस्टोरेंट में अपने बहनोई को ले गए। कितनी बेइज्जती हो गई मेरी, ससुराल में कितनी बेइज्जती होगी, कितने ताने सुनने पड़ेंगे मुझे मेरे ससुराल में। कोई भी साधारण रेस्टोरेंट में तो पैर रखता ही नहीं मेरे ससुराल में, बल्कि 5 स्टार में ही जाता है। कामना देवी ने इस बात को लेकर विवेक और मनीषा को काफी कुछ जली कटी सुनाई। विवेक ने बोला, माँ तुम्हारी बेटे के ससुराल वाले बहुत अमीर है, इसलिए वह 5 स्टार में जाते हैं, और हम इतने अमीर नहीं हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लेकिन कामना देवी को कहाँ कुछ समझ में आने वाला था, वह तो अपने धुन में विवेक और मनीषा को जली कटी बातें सुनाते जा रही थी। खैर, 1-2 दिन के बाद नेहा के जाने की तैयारी होने लगी और कामना देवी ने विवेक और मनीषा से बोल दिया, महंगे से महंगे कपड़े देने होंगे विदाई में,
और साथ में सोने की एक एक अंगूठी बेटी और दामाद के लिए। विवेक ने बोला, माँ मैं इतना सब कुछ कहाँ से करूँ, अभी तो ऐसे ही मैंने काफ़ी उधार ले रखा है, मैं नहीं कर सकता। घर में काफ़ी साड़ियाँ पड़ी हैं, दामाद जी के लिए एक शर्ट पैंट का कपड़ा ले आता हूँ और लिफाफे दे देंगे। सोने की अंगूठी वगैरह मेरी औकात नहीं। लेकिन कामना देवी ने फिर से घर में कलह करना शुरू कर दिया और बोला, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ससुराल में ताने नहीं सुनेगी। आखिर उसके पिता की संपत्ति है जिस पर तुम दोनों मियाँ बीवी कुंडली मारकर बैठे हुए हो। क्या मुझे पता नहीं पापा की सारी संपत्ति कितनी थी? लेकिन तुम अपनी बहन के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते अपनी बीवी के कहने पर। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बेटी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कहकर कामना देवी वहां से चली गई और विवेक और मनीषा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी आखिर ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना छोड़कर गए जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या माँ को नहीं पता कि पिताजी ने कितने रुपए जोड़ रखे थे? और उसके अलावा संपत्ति के नाम पर था ही क्या? एक घर जिसमें वह लोग रहते हैं और माँ के कुछ जेवर जो कि माँ के अपने पास ही रखे हुए हैं। और फिर भी माँ इतनी बातें विवेक और मनीषा को सुना देती हैं बिना यह सोचे कि उनका भी अपना परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उनकी भी जरूरतें हैं। खैर जैसे तैसे करके मनीषा ने अपने मायके वालों से कुछ पैसे उधार लिए और ननद नंदोई के लिए अंगूठी खरीदी और फिर ननद को विदा किया। अभी 6 महीने भी नहीं बीते थे और विवेक धीरे धीरे कर्ज चुकाने की कोशिश कर ही रहा था कि राखी का त्योहार आ गया और एक बार फिर नेहा मायके आई। इस बार भी वही सारे ड्रामे। माँ का कहना था शादी के बाद पहली बार बहन राखी बांध रही है, कुछ सोना तो देना बनता ही है। नेहा ने भी साफ साफ कह दिया था, माँ मेरी पहली राखी है, भाई से कह दो मुझे सोने का कुछ गिफ्ट करे। मेरे ससुराल में मेरी सारी जेठानियों के मायके से बहुत कुछ मिलता है और अगर मैं कुछ लेकर नहीं गई तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और कामना देवी ने विवेक और मनीषा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। विवेक ने बोला, माँ मेरी औकात नहीं कि मैं कुछ भी कर पाऊँ, मैं खुद कर्ज में डूबा हुआ हूँ, ऊपर से रोज नए खर्चे। मुझे तो लगा था कि मनीषा की शादी करके मैं जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लूंगा, लेकिन यह जिम्मेदारियां तो खत्म ही नहीं हो रही। मेरे पास अब और कुछ भी नहीं है खर्च करने के लिए। लेकिन फिर नेहा और कामना देवी ने उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी। कामना देवी का कहना था कि शादी विवाह में कर्ज तो लेना ही पड़ता है, यह तो सबके साथ होता है और वह धीरे धीरे चुका दिया जाता है, इसमें इतना सोचना क्या। और मनीषा ने देखा कि विवेक चुप हो गए और बहुत उदास हो गए, उनके पास शक्ति नहीं थी माँ और बहन से लड़ने की। तो मनीषा ने बोला, आप लोग चुप हो जाइए, नेहा को मिल जाएगी सोने की अंगूठी। और मनीषा ने अपने हाथों में पहनी हुई अंगूठी उतारकर नेहा को थमा दी और विवेक देखता रह गया और बोला, मनीषा तुम अपनी अंगूठी क्यों दे रही हो? मनीषा ने बोला, मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं अपने पति को इतना दुखी नहीं देख सकती और मुझे पता है आपके ऊपर कितना कर्जा है। ऊपर से होली के वक्त नेहा और जमाई जी को सोने की अंगूठी देने के लिए मैंने अपने मायके से भी उधार ले रखा है, वह भी चुकाना है। आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है, अब और कर्ज मैं आपको लेने नहीं दूंगी। खैर नेहा और कामना जी को इससे कोई फर्क न पड़ना था और ना ही पड़ा और नेहा अपनी भाभी की अंगूठी लेकर ससुराल चली गई। इधर विवेक और मनीषा का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि खर्चे तो रुकते नहीं थे, तो कर्ज चुकाने के लिए पैसे बचते नहीं थे और कर्ज नहीं चुकाने पर ब्याज के पैसे बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से मनीषा और विवेक का मानसिक तनाव बहुत बढ़ रहा था। आखिर तंग आकर मनीषा ने बोला, इस तरह से जिंदगी कब तक काटेंगे और ब्याज का पैसा तो बढ़ता ही जाएगा। एक काम करो, या लो मेरे जेवर, इन्हें बेच दो और अपना कर्ज खत्म करो, मुझे और तनाव की जिंदगी नहीं चाहिए। विवेक ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो, मैंने आज तक तुम्हें कोई जेवर बनवा कर नहीं दिया और तुम्हें शादी में तुम्हारे मायके से जो जेवर मिले हैं वह तुम भी इन्हें बेचने के लिए कह रही हो, यह ठीक नहीं। मनीषा ने बोला, कोई बात नहीं, कम से कम इन जेवरों को बेचकर हम एक मानसिक तनाव से मुक्त तो होंगे, सुकून की जिंदगी तो जी पाएंगे। आप इन जेवरों को बेच दीजिए और अपना कर्ज खत्म कीजिए। और मैंने मायके में बात कर ली है और उनसे 1 साल का वक्त मांग लिया है उनका कर्ज लौटाने के लिए। मेरे मायके वाले कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें पता है मैं कितनी मजबूर हूँ। विवेक ने ना चाहते हुए भी मनीषा के जेवर ले लिए, लेकिन विवेक और मनीषा के मुश्किलों के दिन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी। इसके ठीक बाद विवेक की बहन नेहा के ननंद की शादी पड़ी और नेहा ने अपने मायके में फ़ोन किया और बोला, मम्मी भाई भाभी से बोलो मेरे ननंद की शादी है, मेरे मायके से कोई कमी ना रह जाए। मेरी जेठानियों के मायके से मेरी ननंद के लिए बहुत सामान आ रहा है और पूरे परिवार के कपड़े भी आ रहे हैं और ननंद के लिए एक सोने की चेन भी आ रही है। तो भाई भाभी से बोल दो कि हमारे परिवार के पूरे कपड़े और मेरी ननंद की शादी के लिए 2-4 महंगी साड़ियाँ और एक सोने की चेन लेकर आए। मेरी इज्जत का सवाल है, तो आप तो समझती ही हो। कामना देवी ने बोला, तेरी इज्जत तेरे ससुराल में तेरी जेठानियों से कम थोड़ी ना रहेगी। मैं अभी विवेक से बोलती हूँ कि तेरे ससुराल वालों के लिए महंगे कपड़े और एक सोने की चेन का इंतजाम कर ले और साथ में तेरी ननंद के लिए 5 महंगी साड़ियों का भी इंतजाम कर ले। मेरी बेटी किसी से कम थोड़ी ना है, अपनी जेठानियों से दबकर थोड़ी ना रहेगी। तेरे जेठानियों के मायके से जितना आएगा उससे ज़्यादा ही तेरे मायके से जाएगा, तू चिंता मत कर। और कामना देवी ने एक बार फिर अपना मगरमच्छ समूह विवेक और मनीषा के सामने फाड़ दिया अपनी बेटी के ससुराल के लिए। विवेक ने सर पकड़ लिया और बोला, माँ अब आप मुझसे कोई उम्मीद ना ही करिए तो अच्छा है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ। लेकिन कामना देवी कहाँ मानने वाली थी, उन्होंने फिर जलीकटी सुनानी शुरू कर दी और बोला,
हाँ, अभी तेरे साली की शादी होती तो सब कुछ निकल जाता, लेकिन अब बहन के ससुराल में शादी पड़ी है तो ड्रामे तो करेगा ही। इस पर मनीषा ने बोला, बहन के ननद की शादी है तो बहनोई जी इंतजाम करे ना, पत्नी का भाई थोड़ी ना करता है। हाँ, हम मेहमान बनकर जाएंगे, शगुन का लिफाफा पकड़ाएंगे, उससे ज्यादा हम क्यों करें। हमने उनके घर की बेटी की शादी का ठेका थोड़ी ना लिया है, हमने नेहा की शादी की क्योंकि नेहा इस घर की बेटी थी। अब नेहा के घर की बेटी नेहा और उसके पति जाने, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। यह तो अच्छी बात हो गई कि अपने घर की बेटी की भी जिम्मेदारी उठाओ और बेटे के ससुराल की बेटी की भी जिम्मेदारी निभाओ। कैसी बकवास बातें कर रही हैं आप। कभी आपने सुना है ऐसा कि ननंद की शादी के लिए ननंद के मायके वाले पैसे खर्च करते हैं। लेकिन कामना देवी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने बोला, हाँ, नेहा के पिताजी की सारी संपत्ति तो तुम लोगों ने हड़प कर रखी हुई है और अब नेहा को देने के लिए सोच रहे हो, और मेरी बेटी वहाँ ससुराल में जली कटी सुन रही है क्योंकि उसकी जेठानियों के मायके से काफी कुछ आया है उसकी ननंद की शादी के लिए। तो विवेक ने बोला, माँ, उसकी जेठानियाँ बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कुछ भी दे सकते हैं, पर अपनी हैसियत तो आप जानती है ना। आपकी जिद पर हमने नेहा के इतने बड़े घर में शादी की थी, इसलिए अपने बराबरी वालों में शादी करनी चाहिए। आपकी जिद पर हमने इतने बड़े घर में नेहा की शादी तो कर दी, पर अब वह रिश्ते मेरे से नहीं निभाए जा रहे। हम तो उतना ही कर पाएंगे जितना हमसे बन पड़ेगा। इस तरह से बिना बात के पैसों का दिखावा हमारे बस की बात नहीं। अब आप मेरे से कोई उम्मीद मत रखिए और आप नेहा को मना कर दीजिए। जरूरी नहीं कि उसकी जेठानियों के मायके से जो आया वही नेहा के मायके से भी जाए। नेहा का मायका बहुत ही साधारण है, यह बात उसे समझनी पड़ेगी। लेकिन कामना देवी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बेटी की नाक उसके ससुराल में मैं नहीं कटने दूंगी। अगर उसके पिताजी होते तो ऐसा कभी नहीं होता। तुमने उसके पिता की सारी संपत्ति अकेले हड़प कर रखी हुई है और बहन का हिस्सा देने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। विवेक को समझ में नहीं आ रहा था कि कामना देवी को क्या बोले, लेकिन मनीषा को बहुत जोर का गुस्सा आया और वह जोर से बोली, कौन सी संपत्ति मम्मी, किस संपत्ति की बात कर रही हैं आप। आखिर कौन सी संपत्ति छोड़कर गए थे पापा। या तो आप भी जानती हैं और हम भी। नेहा की शादी के लिए कुछ एफडी थी और उसका दुगना नेहा की शादी में खर्च हो चुका है। आपके कुछ जेवर होंगे जो आपके पास है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और यह एक घर जिसमें हम सब रहते हैं, इसके अलावा कौन सी संपत्ति छोड़कर गए थे पापा जो आप उसका ताना हर वक्त हमें मारती रहती हैं। कामना देवी ने बोला, हाँ, तो यह घर तो नेहा के पापा का है ना, और इसमें आधा हिस्सा नेहा का भी बनता है जिसमें तुम लोग अकेले रह रहे हो। क्या तुम लोगों की औकात है अभी किराए के घर में जाकर रहने की या नया घर खरीदने की। फ्री में रहने को मिला हुआ है तो बकवास तो करोगे ही, और फिर बहन की जिम्मेदारियों से हाथ भी पीछे खींचोगे। मुझे यह सब कुछ नहीं पता। नेहा के ससुराल में उसकी नाक नहीं कटनी चाहिए। जैसे इंतजाम करना है, जो करना है तुम लोग सोच लो, मुझे कुछ भी नहीं पता, कहकर कामना देवी वहां से चली गई। विवेक और मनीषा को समझ में आ चुका था कि कामना देवी को समझा पाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से नेहा फोन करके कामना देवी को चढ़ाती रहती थी कि विवेक भैया ने सब कुछ अकेले हड़प कर रखा हुआ है और मनीषा भाभी कुछ भी खर्च करने देंगी नहीं, और तुम्हारी बेटी की तो कोई हैसियत है नहीं। तुम्हारी बेटी की ससुराल में बेइज्जती होगी और यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें अपने भाई भाभी के खिलाफ अपनी माँ के कान में भरती रहती। और कामना देवी वही सारा जहर जाकर विवेक और मनीषा के ऊपर उगलती। लेकिन विवेक और मनीषा की तकलीफ को कभी नहीं समझती। विवेक और मनीषा का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मनीषा का कहना था, इस तरह से जिंदगी काटना मुश्किल है। मम्मी बार बार इस घर का ताना देती हैं, इससे अच्छा हम मियाँ बीवी यह घर छोड़कर चले जाएं, किराए के घर में रहें, कम से कम सुकून की 2 रोटी तो खा सकेंगे। लेकिन विवेक का कहना था, अगर किराए के घर में चले गए तो किराए में ही इतने पैसे निकल जाएंगे कि बाकी के खर्चे मुश्किल हो जाएंगे। हमारी तो मजबूरियां भी हैं और इस मजबूरी का ताना मम्मी हमें मारती रहती है। अगर नेहा उनकी औलाद है तो हम कौन है, आखिर हम भी तो उनकी ही औलाद है। और बेटी का दुख तो दिखाई पड़ता है और बेटे का बिल्कुल भी नहीं। बेटी का दुख तो बनावटी है, उसे कोई दुख नहीं, बस दिखावा करना है। पर बेटा तो सच में दुखी है, लेकिन माँ को बेटे का दुख कभी नहीं दिखता। विवेक और मनीषा यह सारी बातें कर ही रहे थे कि कामना देवी अपने रूम से पानी लेने के लिए निकली हुई थी। लेकिन विवेक और मनीषा की आवाज सुनकर उनके रूम के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मनीषा उनके खिलाफ विवेक के कान भर रही होगी। लेकिन जब विवेक और मनीषा की बातें सुनी तो उन्हें लगा, गलत तो नहीं बोल रहा है विवेक, आखिर क्या है विवेक के पास, और नेहा को तो कोई कमी नहीं है, और फिर भी वह नेहा के घर पर ही भरने में लगी हुई है। यह सब कुछ कामना देवी सोच ही रही थी कि विवेक बोला, 3 महीनों से बच्चों की फीस नहीं गई स्कूल में क्योंकि पैसे बच ही नहीं पा रहे। स्कूल वालों ने नाम काटने की धमकी दे दी है। अगर इस महीने फीस नहीं दी दोनों बच्चों की तो नाम काट दिए जाएंगे स्कूल से, और तुम्हारे सारे जेवर भी बिक गए। लेकिन कर्ज अभी भी पूरा नहीं उतरा। कर्जदार भी धमकी दे रहे हैं कि अगर 2 महीने के अंदर पूरा कर्ज नहीं उतारा तो वह घर पर आकर बेइज्जती कर देंगे। तुम्हारे मायके का कर्ज भी देना है। वह लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन मुझे तो बहुत शर्म आती है। 3 साल हो गए तुम्हारे और बच्चों के लिए एक नए कपड़े नहीं खरीदे हैं। नेहा की शादी में भी बस नेहा और माँ के कपड़े लिए तुमने और बच्चों ने, और मैंने पुराने कपड़ों से ही काम चलाया। ऊपर से इतना कर्जा। हमारे बच्चों का भविष्य संकट में पड़ गया है। अगर उनके नाम स्कूल से कट गए तो क्या होगा। हमारे बच्चों का भविष्य
और अगर कर्जदार घर पर आकर बेइज्जती करेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी पास पड़ोस में, रिश्तेदारी में। सोच सोच कर बहुत टेंशन होती है। बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, जेवर के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तनख्वाह आती है और 15 दिन में खत्म हो जाती है। बाकी के 15 दिन फिर से मैं किसी से कर्ज लेकर चलाता हूँ। मैंने इतना कर्ज अपने सर पर ले रखा है कि मुझे खुद ही नहीं पता कब और कैसे चुका पाऊंगा। यह सब सोच सोच कर रातों की नींद जा चुकी है, कहकर विवेक रोने लगा। मनीषा ने बोला, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं। माँ को इतना समझाने की कोशिश करते हैं पर वह समझने को तैयार ही नहीं होती। हमारा दुख उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ता और ना ही बेटे की मजबूरियां दिखाई पड़ती हैं। पता नहीं हमारा क्या होगा। उन्हें तो सिर्फ अपने बेटी के दिखावे की इज्जत प्यारी है। विवेक ने बोला, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। चारों ओर मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है और मैं अपमान की जिंदगी नहीं जी सकता और ना ही अपने परिवार और बच्चों को जीने दे सकता हूँ। मेरा दिल करता है कि जहर ले आऊं और बच्चों को, तुम्हें और खुद को, अपने पूरे परिवार को एक साथ खत्म कर दूं। यह सारा किस्सा तो खत्म हो जाएगा, कम से कम सुकून के साथ जी नहीं पाए, साथ मर तो पाएंगे। मनीषा ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज आप इतना डिप्रेस मत होइए, कहकर मनीषा भी रोने लगी। विवेक के मुंह से यह सारी बातें सुनकर कामना देवी की रूह कांप गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि विवेक ऐसी बातें बोल सकता है और विवेक इतना ज्यादा तनाव में है। वह तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाने में लगी रहती थी और अपने बेटे के चढ़ाने पर चढ़ती रहती थी और बेटे बहू को उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। कामना देवी बहुत तनाव में आ गई कि कहीं उनकी वजह से उनका बेटा कुछ कर न ले, उनकी वजह से उनके हाथ से सब कुछ निकल न जाए। वह बिल्कुल घबरा गई। उनके हाथ से पानी का जग छूटकर नीचे गिर गया। आवाज सुनकर विवेक और मनीषा ने दरवाजा खोला और सामने माँ को खड़ा देख उन्हें समझ में आ गया कि माँ ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। कामना देवी एकटक उनकी ओर देख रही थी। विवेक और मनीषा चुप थे क्योंकि वह कितने मजबूर थे यह सिर्फ वह जानते थे। ऐसे ही नहीं, इस तरह से जिंदगी से भागने वाली बातें विवेक के मुंह से निकली थी। बहुत मजबूर हो चुका था विवेक, लेकिन कामना देवी आज अंदर तक हिल गई थी। सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक अपने बेटे बहू को मजबूर कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं। बहुत हल्के में लिया था सब कुछ। अचानक वह भागते हुए अपने कमरे की तरफ गई। विवेक और मनीषा को लगा कि माँ को क्या हो गया अचानक। वह दोनों भी उनके पीछे भागते हुए उनके कमरे में गए। कामना देवी हड़बड़ाकर अपनी अलमारी खोल रही थी और विवेक और मनीषा देख रहे थे कि माँ क्या कर रही है। कामना देवी ने अलमारी खोलकर अपने सारे जेवर निकाले और विवेक के हाथों में रखकर बोला, बेटा तू यह सारे जेवर बेच दे, बहुत जेवर है, अच्छी कीमत मिल जाएगी, लेकिन अपना सारा कर्जा उतार दे और अपने बच्चों की फीस भर दे। मुझे मेरे बेटे बहू और पोते पोतियां बहुत प्यारे हैं। मैं दूसरों के दिखावे के चक्कर में अब उनकी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। मुझे मेरे बेटा मेरे साथ चाहिए, जो मेरे अर्थी को कंधा दे। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि मैं अपने बेटे को इतना मजबूर कर रही हूँ। मुझे मेरा बेटा बहू और पोते पोतियां सही सलामत चाहिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने बेटे बहू को मैं कभी समझ ही नहीं पाई, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। तू जल्दी से इन जेवरों को बेच दे और अपना सारा कर्ज चुका दे और बच्चों की फीस भी भर दे और आगे से अपने हिसाब से घर चला, जैसा तुझे ठीक लगे। बल्कि कुछ पैसे बचा जो भविष्य में तेरे काम आएंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे पता है तुम दोनों पति पत्नी बहुत समझदार हो और समझदारी से अपना घर चलाओगे। यह सब बातें करते करते सुबह हो गई थी और नेहा का फोन आया और नेहा ने बोला, माँ भैया से बोल दिया है मेरे ससुराल में देने के लिए, वह चेन और कपड़े ला रहे हैं ना। कामना देवी ने बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। तेरे भैया भाभी ने अपनी बहन की शादी की, अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर किया है। अब तेरे ननद की शादी तू और तेरा पति देख। तेरे भाई भाभी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन माँ, मेरी दोनों जेठानियों के मायके से मेरी ननद के लिए काफी कुछ आ रहा है। मेरी इज्जत का क्या होगा। कामना देवी ने बोला, तेरे जेठानियों का मायका बहुत अमीर है पर तेरा मायका उतना अमीर नहीं, तो दिखावे में मैं तेरे मायके को और अधिक कर्ज में नहीं डुबा सकती। वैसे भी बेटी की शादी माँ बाप और भाई भाभी की जिम्मेदारी होती है। जैसे तेरी शादी की जिम्मेदारी तेरे भाई भाभी ने निभाई, अब अपनी ननद की शादी की जिम्मेदारी तू और तेरा पति देख। मेरे बेटे बहू की जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली और बहुत अच्छे से निभा ली और अब इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे का भी अपना परिवार है, उसके भी अपने बीवी बच्चे हैं, उसके भी अपने कुछ खर्च है। क्या जिंदगी भर वह बहन के परिवार को ही देखेगा और बहन के बारे में ही सोचेगा। नेहा ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो माँ, यह तो भैया की जिम्मेदारी है। उन्हें सोने की चेन तो मेरी ननद को देनी ही पड़ेगी। मेरी सास ने तो साफ साफ बोल दिया है कि तीनों बहुओं के मायके से सोने की चेन आनी ही चाहिए मेरी बेटी के लिए। इस बार कामना देवी ने बहुत ही कड़े शब्दों में बोला, क्यों तेरे ससुराल वाले भिखारी हैं क्या? दिखने में तो बहुत अमीर है, दहेज तो भर भर कर लिया था और अब बेटी को शादी में देने के लिए बहू के मायके में हाथ पसार रहे हैं। किसी भिखारी घर में तो शादी नहीं कर दी हमने तेरी गलती से। जरा अपनी सास से मेरी बात तो करवा दे, जरा पता तो कर लूं कि सच में वह अमीर है या सड़क छाप भिखारी है जो अपनी बेटी की शादी के लिए बहू के मायके से भीख मांग रहे हैं। चल बात करा अपनी सास से। बहुत ही कड़े शब्दों में कामना देवी ने यह बातें कही थी। सुनकर नेहा अंदर तक हिल गई और समझ गई कि अब उसकी बातों से उसकी माँ नहीं आने वाली और ना ही उसकी सास के किसी ताने का उसकी माँ पर कोई असर होगा। कामना देवी ने आखिरी शब्द कहे
अगर तेरे ससुराल में तुझे कोई परेशान कर रहा है या तुझ पर दबाव डाल रहा है मायके से कुछ लाने के लिए, तो उन्हें पलट कर जवाब दे, अपने हक के लिए लड़। लेकिन तू वह जिम्मेदारी अपने भाई भाभी पर यानी मेरे बेटे बहू पर नहीं डालेगी। और अगर यह सब कुछ तू अपने मन से बोल रही है तो आगे से ऐसा कभी मत करना। मैंने बेटे की शादी अच्छी कर दी, तेरे भाई भाभी ने अच्छे से जिम्मेदारी निभा दी, अब तू अपना घर संभाल और मेरे बेटे को अपना घर संभालने दे, कहकर कामना देवी ने फोन रख दिया। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि उसकी माँ अपने बेटे बहू के बारे में सोचने लगी और बेटे की बनावटी बातों को सिरे से नकार दिया और उसकी बनावटी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके घड़ियाली आंसुओं पर नहीं गई।